नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपसे ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। ऑटोमन एम्पायर का पार्ट 1 लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो पहले उसे देखिए, फिर आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव और टैबलेट कोर्सेज सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपलब्ध हैं, खास करके यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम के लिए जो कोर्सेज हैं, और साथ ही साथ आरबीआई, ग्रेड बी, रेलवे एग्ज़ाम्स, एसएससी, इन सभी के कोर्सेज को अवेल करके आप घर बैठकर अपने घर के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए या फिर इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए लेक्चर्स के अपडेट्स चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो या लाइक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने पीडीएफ्स अपलोड कर देता हूँ लेक्चर्स के, और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी ये अपलोड कर दिए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑटोमन हिस्ट्री को हम 5 विभिन्न कालखंडों में बांट देते हैं। उसमें सबसे पहला था ऑटोमन एम्पायर का राइज, शुरुआत से लेकर 1453 जब कॉन्स्टेंटिनोपल जीता जाता है। दूसरा टाइम पीरियड है जब एक्सपांशन होता है 1453 से 1566। 1566 में सुलेमान द मैग्निफिसेंट की मृत्यु होती है, वहाँ पर हमने पिछला लेक्चर खत्म किया था। अब इस पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये एम्पायर स्टैग्नेट किया। अब स्टैग्नेशन का मतलब नेगेटिव नहीं है, देखो स्टैग्नेशन का मतलब ये है कि एम्पायर वहीं पे रहा। तो ये एक ग्राफ अगर प्लॉट करें हम ऑटोमन एम्पायर के राइज के बारे में, तो ये इसका राइज है, ये इसका एक्सपांशन है, और फिर एक प्लेटू आ जाएगा यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यानी ये स्टैग्नेशन वाला पीरियड ये लगभग 300 साल चलता है, और उसके बाद डिक्लाइन शुरू होती है 1828 से। लेकिन ये एम्पायर इतना बड़ा था, इतना कॉम्प्लेक्स था कि इसे खत्म होने में भी 100 साल का समय लग गया। यानी ये डिक्लाइन पीरियड भी है, ये भी 100 साल के आसपास चला। ये कोई 10-20 साल में एम्पायर खत्म होने वाला नहीं था, इतना बड़ा और इतना रेजिलियंट एम्पायर था। तो ये फाइनल स्टेज जो है ये वर्ल्ड वॉर 1 के पहले शुरू होता है 1908 में, यंग टर्क मूवमेंट से लेकर 1922 जब सल्तनत को अबॉलिश कर दिया गया। तो ये आखिरी के जो 14-15 साल हैं, ये डिसोल्यूशन का टाइम पीरियड है। तो अब हम यहाँ से हिस्ट्री आगे बढ़ाएंगे। 1566 तक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। एक पॉइंट बताना रह गया था, छोटा सा मामूली सा पॉइंट है। जब 1453 में महमद द सेकेंड ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया था, उसके बाद महमद ने एक टाइटल अपना लिया जिसका नाम था सीज़र। सीज़र रोमन एम्परर्स अपने नाम के आगे यूज़ किया करते थे, और वही टाइटल महमद ने भी अपना लिया। तो शुरू करते हैं स्टैग्नेशन से। अब इस स्टैग्नेशन का जो 300 साल का ये टाइम पीरियड है 1566 से 1827 तक, इसको लेकर काफ़ी डिबेट रहा है हिस्टोरियंस के बीच में। 1980 तक हिस्टोरियंस का ये मत था कि ऑटोमन एम्पायर 1566 से ही नीचे आना शुरू हो गया, इनका डाउनवर्ड ग्राफ शुरू हो जाता है, यानी इनका एम्पायर का जो स्थिरता है, एम्पायर का साइज़ है, वो कम होना शुरू हो गया। तो 19 मतलब अर्ली 20th पीरियड के जो हिस्टोरियंस थे, अर्ली 20th सेंचुरी के जो हिस्टोरियंस थे, उनका ऐसा मानना था। लेकिन 1980 और 90 के बाद से ये धारणा बदली है, और अब हिस्टोरियंस मानते हैं कि 1566 से 1827 या फिर रफली बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी तक, ये 250 से 300 साल का जो टाइम पीरियड है, इस वक्त ऑटोमन एम्पायर बिल्कुल स्टेबल था। ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुदृढ़ कर रहे थे, स्टेबल कर रहे थे। हाँ, एक्सपांशन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपांशन नहीं है, क्योंकि अब एक्सपांड करोगे कहाँ, जितना एक्सपांड करना था कर चुके थे, जितना फिजिकली पॉसिबल था। अब इसके बाद सारे एम्परर्स सिर्फ अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दे रहे थे। लेकिन इस समय काल में कई पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं एम्पायर के अंदर, और ये एम्पायर अब एक एक्सपांशनिस्ट एम्पायर नहीं रह गया। एक्सपांशनिस्ट का मतलब कि हर साल एम्पायर की बाउंड्री बढ़ नहीं रही, हर साल कोई सुल्तान लड़ाइयों पे नहीं जा रहा है, लड़ाइयाँ लड़ने का ट्रेंड खत्म हो गया था। सुलेमान द मैग्निफिसेंट आखिरी सुल्तान था जो खुद अपनी आर्मीज़ को फील्ड में ले जाकर लीड किया करता था। उसके बाद से ये काम किसी सुल्तान ने नहीं किया। अगले जो 26 सुल्तान हैं वो सिर्फ अपने दरबार में बैठे रहते थे, और पहले ये पैट्रीमोनियल स्टेट था, लेकिन धीरे धीरे चेंज होकर ये ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर बन गया, यानी ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग होती गई। सुल्तान की जो पोजीशन है वो एक फिगर हेड की तरह रह गई, हालांकि इंपॉर्टेंस थी, लेकिन जो इनिशियल 10 सुल्तान्स में सुलेमान द मैग्निफिसेंट तक जो इंपॉर्टेंस थी वो सुल्तान के ऑफिस की नहीं रही, क्योंकि अब ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, ब्यूरोक्रेसी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी। और ब्यूरोक्रेसी और दूसरी चीज़ थी जस्टिस। आपको ध्यान होगा कि पिछले सुल्तान्स ने काफ़ी ध्यान दिया था कि जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कानूनी सुलेमान भी कहते हैं सुलेमान द मैग्निफिसेंट को। तो उसके समय काल से जो जस्टिस के रिफॉर्म शुरू हुए थे वो आगे भी जारी रहे, और ऑटोमन एम्पायर में जस्टिस की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत अच्छी मानी जाती थी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये 250 साल के हैं।
सुलेमान द मैग्निफिसेंट का समय काल जब खत्म होता है, शासन खत्म होता है, उस समय इस एम्पायर का एरिया था 22,73,720 किलोमीटर स्क्वायर। भारत आज लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि भारत से ये थोड़ा सा ही कम है, लगभग भारत का 2/3 हिस्सा है। तो अगर आप इसे साइज़ में कंपेयर करते हैं तो ये अपने मैक्सिमम पे मुगल एम्पायर, जो कि भारत के सबसे बड़े एम्पायर्स में से है, या फिर जो भारत का मौर्यन एम्पायर है उसके बराबर एरिया था। लेकिन ऑटोमन एम्पायर बहुत ही डाइवर्स एरिया में रूल करता था। 3 कॉन्टिनेंट्स थे, कई सारे मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, इस तरह के कई एरियाज़ और सीज़ को वो अपने कंट्रोल में उसने रखा हुआ था, इसलिए इसका डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा था। नेवी बहुत स्ट्रांग हो गई थी ऑटोमन्स की, और पूरा मेडिटेरेनियन सी इनके कंट्रोल में था, और रेड सी भी पूरी तरह से इनके कंट्रोल में आ गया था। इनफैक्ट इंडियन ओशन तक ये पोर्चुगीज़ से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे 16th सेंचुरी में। इसी के साथ साथ ऑटोमन एम्पायर यूरोपियन पॉलिटिक्स में भी बहुत दखल देने लग गया था। तो अब जब भी यूरोप की पॉलिटिक्स आएगी अगले 300 सालों तक, तो 16 to 19 सेंचुरी पूरे 300 साल हर यूरोपियन पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में ऑटोमन्स शामिल थे, या फिर कुछ ना कुछ ऑटोमन्स का रोल था बड़ी लड़ाइयों के अंदर। और साथ साथ अरब वर्ल्ड पे भी उनका कंट्रोल था, क्योंकि 1517 के बाद मक्का मदीना वाला जो एरिया है वो ऑटोमन्स के कंट्रोल में आ गया था। कैलिफेट अब ऑटोमन्स के पास थी, इजिप्ट के मामलुक से हटकर। तो ये 1566 में टेरिटरी है सुलेमान द मैग्निफिसेंट की डेथ पर। ये ऑटोमन एम्पायर है, अच्छे खासे एक्सटेंट पर है। इसकी टेरिटरीज अब बॉल्कन्स में है। यहाँ पे ये कौन सा एरिया था, याद कीजिए, रुमेलिया, ये एनाटोलिया, और उसके बाद जो हिजाज वाला रीजन है, मक्का मदीना वाला, इजिप्ट, यहाँ पे ट्यूनीशिया, लिबिया, अल्जीरिया, कई सारे एरियाज़ इनके पास है। और यहाँ पे जो आज का कुवैत है और इराक है, ये सारा एरिया भी इनके पास था। 1683 आते आते ऑटोमन एम्पायर अपने मैक्सिमम पर था। कुछ छोटी मोटी टेरिटरीज और ऐड हुई थी, जैसे कि यहाँ पे हंगरी और यूक्रेन की कुछ एरियाज़ हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर वसाल की तरफ बढ़ता जा रहा था। वसाल का क्या मतलब है, अब इतने दूर की टेरिटरीज़ हैं, ये अल्जीरिया और टूनीशिया वाली, ये यहाँ से रूल करना पॉसिबल नहीं था, बहुत दूर पड़ जाती थी एरिया वाइज। तो यहाँ पे ऑटोनॉमी दे दी गई, यानी यहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं उन्हें ऑटोनॉमी दे दी कि आप अपने हिसाब से रूल करो, लेकिन आप ओवरऑल अंडर में किसके हो, ऑटोमन्स के। तो ये वसाल या फिर ऑटोनोमस टेरिटरी का जो स्टेटस है, ये धीरे धीरे कई दूर दराज के प्रोविंसेस को देना शुरू कर दिया था ऑटोमन्स ने। और इसीलिए ये ऑटोनॉमी देने के कारण कई हिस्टोरियंस मानते थे कि कॉन्स्टेंटिनोपल का जो केंद्रीय शासन है वो कमज़ोर हो रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं। शासन कमज़ोर नहीं हो रहा था, ये एक स्ट्रैटेजी थी अपने दूर दराज के टेरिटरीज़ को कंट्रोल करने की, कि आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते तो ऑटोनॉमी दे दो, वहाँ पे जो राजा है उसको अपना खास बना लो, और ये कहो कि तुम रूल करो और हमें केवल सालाना टैक्स आ जाए, और आर्मी जब भी डिमांड करी जाए तब आर्मीज़ आ जाए, या फिर गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए जाएँ हमारे अनुसार। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ऑटोमन रूल में, वो है सक्सेशन। 600 साल से भी ज़्यादा समय तक ये ऑटोमन शासन चला, लेकिन पूरे 600 सालों में केवल एक मेजर सिविल वॉर होता है। कब? यिल्डिरिम बायेज़िद को जब किसने कैप्चर किया था, याद करो, कमेंट्स में बताओ। पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो वो कौन सा एम्परर था जिसने यिल्डिरिम बायेज़िद को कैप्चर करके अपना बंदी बना लिया था बैटल ऑफ अंकारा में। तो बायेज़िद के कैप्चर के बाद उसके बेटों में सिविल वॉर हुआ, और ये इकलौता मेजर सिविल वॉर है 600 सालों में। इसके बाद सिविल वॉर्स क्यों नहीं हुए? क्योंकि ऑटोमन्स में एक बहुत ही अलग तरह की पॉलिसी थी, वो थी फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड होता है अपने खुद के भाइयों को मार देना, ठीक है, उनकी जान ले लेना। तो जब भी कोई ऑटोमन सुल्तान गद्दी पर बैठता था वो अपने भाइयों को मरवा देता था, और ये पॉलिसी कई बार फॉलो करी गई। इनफैक्ट ये ऑफिशियल कर दी गई 1517 में, तो ये ऑफिशियल कर दी गई थी पॉलिसी कि ये करना ओके है, इसको हम ऑफिशियल सैंक्शन दे देते हैं। हालांकि 100 साल बाद 1610 के आसपास इस पर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। किसके कारण? क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1595 में, जब महमद द थर्ड ने शासन संभाला, सुल्तान बना, तो उसने अपने 20 छोटे भाइयों का कत्ल कर दिया, और इन 20 में से ज़्यादातर तो सिर्फ 2 साल, 3 साल, 1 साल के बच्चे थे। तो जब 20 ताबूत एक साथ तोपकापी पैलेस से बाहर निकले, उनका जनाजा निकला, तो जो कॉन्स्टेंटिनोपल के लोग हैं उन्हें बहुत दुख हुआ, और महमद को ये समझ में आ गया कि अगर ये पॉलिसी मैंने कंटिन्यू करी तो आगे जनता सुल्तान के खिलाफ भी हो सकती है। मतलब एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो पड़ता ही है, 20 ताबूत आप एक साथ निकलते हुए देखोगे सारे शहजादों के। तो ये पॉलिसी पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया बाद में, लेकिन कई सालों तक ये पॉलिसी थी, और आगे भी कई सुल्तानों ने फ्रेट्रिसाइड को अपनाया। जब 17वीं सेंचुरी पे इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू किए कि भाई अपने भाइयों को मारना नहीं है, तो फिर दूसरी पॉलिसी अपनाई, उन्हें गोल्डन केज में रखते थे। गोल्डन केज का क्या मतलब है? एक जो पैलेस है, तोपकापी पैलेस है, जो छोटे भाई हैं वो सब उसी में रहेंगे, उससे उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था। कारण कि जो भी सुल्तान बना है, अगर उसे लगता है कि मेरे बड़े भाई के जो बेटे हैं या फिर जो मेरे छोटे भाई हैं वो कभी मुझे चैलेंज कर सकते हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस मत लेने दो, उन्हें गवर्नर मत बनाओ, उन्हें आर्मी में मत जाने दो, उन्हें
सुल्तान हमेशा पैलेस के अंदर रखता था, पैलेस के अंदर भी हरम में, ठीक है। तो वो हमेशा सिर्फ जो कॉन्क्यूबाइंस हैं या फिर स्लेव गर्ल्स हैं उन्हीं के साथ रहते थे, और उन्हें कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं था, ना दुनिया का एक्सपीरियंस था, ना एडमिनिस्ट्रेशन का, ना मिलिट्री का। तो ये कारण था कि 17th-18th सेंचुरी में कई वीक सुल्तान्स भी गद्दी पे आ गए, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पहले ये होता था कि जो भी सुल्तान का बेटा है उसे गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ये पॉलिसी फिर चेंज करी गई और इसे गोल्डन केज भी कहा जाता था, कि जो जितने भी सुल्तान हैं वो सब पिंजरों में रहते हैं। जो आखिरी ऑटोमन सुल्तान था, महमद द सिक्स्थ, वो 40 साल से भी ज़्यादा अपनी जीवन के उसने इस गोल्डन केज में बिताए थे। वो जब तक 50 साल का नहीं हो गया तब तक वो हरम से बाहर नहीं निकला था, और अचानक से उसे, क्योंकि उसके 3 बड़े भाइयों को गद्दी मिल गई थी, तो तीनों भाइयों ने उसे, छोटे भाई को पैलेस में ही रखा, एक तरह से बंदी बना के रखा। अब ऑफिशियली बंदी नहीं है, लेकिन सोने का पिंजरा है तो आप हो तो बंदी। तो 40-45 साल बाद वो व्यक्ति सीधा सुल्तान बना दिया जाता है, तो अब वो क्या गवर्न करेगा। तो ये पॉलिसी काफ़ी नुकसानदायक थी लॉन्ग रन में ऑटोमन्स के लिए। तो ये वीक सुल्तान्स काफ़ी आए थे 17th सेंचुरी में। 1622 में एक सुल्तान उस्मान द सेकंड था, इसे तो अपने खुद के ही जैनिसरीज़ ने ही हटा दिया सत्ता से। और ये भी 2-3 बार हुआ कि जैनिसरीज़ अब काफ़ी लॉलेस हो गए थे। ये वही जैनिसरीज़ हैं जिन्हें क्रिश्चियन लड़कों को उठा के ले जाया जाता था, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी मिलिट्री की, एलीट मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे। लेकिन अब जैनिसरीज़ अपने आप में एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन चुका था, और ये कई बार सुल्तानों के खिलाफ बगावत करवा देते थे, कई बार ये किसी शहजादे को सपोर्ट करके उसे सुल्तान बना देते थे। तो जैनिसरीज़ अपने आप में ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, और फाइनली 1826 में जाकर जैनिसरीज़ को पूरी तरह डिसबैंड कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। आगे देखेंगे किसने किया था, लेकिन हटाने का रीज़न ये था कि जैनिसरीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, उद्दंड होते जा रहे थे, और करप्ट भी होते जा रहे थे। पैसा लेके भी, यानी जो शहजादा कह दे कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, मैं तुम्हें पोजीशन दे दूंगा, मुझे अगला सुल्तान बनवा दो, मेरे भाइयों को मरवा दो, तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स है उसमें जैनिसरीज़ इन्वॉल्व होना शुरू हो गए थे। फिर 1623 से 56 का ये जो समय काल है इसे सल्तनत ऑफ विमेन कहा जाता है, क्योंकि इन 30-40 सालों में जो सुल्तान था उसकी मम्मी या फिर मदर जो हैं वही रूल कर रही थी। सिर्फ नाम का सुल्तान गद्दी पे बैठा था, असली शासन सारा सुल्तान की माँ के पास होता था। तो ये था सल्तनत ऑफ विमेन। और उसके बाद आया रूल बाय ग्रैंड वजीर। इन 50 सालों में जो वजीर होता था, यानी एक तरह से जो प्राइम मिनिस्टर है, उसी का रूल रहा। सुल्तान केवल फिगर हेड था, सुल्तान केवल नाम का राजा था, नाम का शासक था, सारा काम असली में ग्रैंड वजीर कर रहे थे। तो ये 100 साल जो हैं ये काफ़ी वीक सुल्तान्स इस 17th सेंचुरी में रहते हैं। तो आप देखिए 1600 से लेकर 1700 तक काफ़ी वीक सुल्तान्स गद्दी पर आते हैं। एक पॉइंट है पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन। ऑटोमन रूल जो है इसकी एक खास बात ये थी कि शुरुआत के जो 200 साल थे इनके रूल के, उस समय इनके अंडर मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन थी, क्योंकि इनके अंडर एरिया कौन से थे, बॉल्कन्स के। बॉल्कन्स मेनली क्रिश्चियन थे पूरे। जो आज का सर्बिया, रोमानिया, बल्गारिया वाला एरिया है वो तो मेनली क्रिश्चियन मेजॉरिटी है। तो जब तक 1517 में इजिप्ट और मिडिल ईस्ट कैप्चर नहीं किए गए थे तब तक ऑटोमन रूल के अंडर मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन थी। लेकिन इन्होंने फोर्सिबल कन्वर्जेंस नहीं करवाए, सिवाय एक जानिसरी के, जो डेविरिस्म नाम की जो पॉलिसी थी, जिसमें यंग क्रिश्चियन बॉयज़ को, पहले सबसे बड़े बेटे को ज़बरदस्ती ले जाके जानिसरी में भर्ती करवा दिया जाता था। उसके अलावा कोई बड़े स्केल पर मास कन्वर्जन नहीं हुआ। हाँ, जजिया टैक्स ज़रूर लगता था, जो भी नॉन मुस्लिम थे उन्हें टैक्स देना होता था, तो कई बार उस टैक्स से बचने के लिए लोग अपने आप कन्वर्ट कर जाते थे। या फिर जो नोबिलिटी है, यानी कि जो सर्बिया वाला एरिया है या फिर रोमानिया वाला एरिया है, वहाँ के जो लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट कर गए, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट में ऊपर बढ़ना था या फिर उन्हें पेटर्नेज चाहिए थी, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में ऊपर जाना था। तो ये रीज़न था। बाकी फोर्स्ड मास कन्वर्जन कहीं पे नहीं हुआ ऑटोमन्स के टाइम पे। ऑटोमन्स ने जो चॉइस ऑफ रिलीजन है वो अपने सब्जेक्ट्स पे छोड़ दिया था, यानी व्यक्ति पे निर्भर है कि उसे इस्लाम फॉलो करना है या क्रिश्चियनिटी करनी है। आप इस्लाम फॉलो करते हो, जिजिया टैक्स से बच जाओगे। क्रिश्चियन रहते हो, आप अपना क्रिश्चियनिटी फॉलो कीजिए, आप पे कानून, आपके पर्सनल लॉज आपके अलग रहेंगे, लेकिन जो टैक्स है वो एक एक्स्ट्रा लगेगा, जिजिया टैक्स देना पड़ेगा। वो भी बाद में हटा दिया गया था, लेटर ऑन, वेरी लेटर ऑन, 19th सेंचुरी में जाके। एक और ख़ास बात थी, जो भी ऑटोमन्स का दुश्मन होता था ये उसे अपनी साइड कर लेते थे। एक इसका बेस्ट एग्जांपल है, एक पायरेट हुआ करता था बहुत फेमस, हैरेद्दीन बारबरोसा इसका नाम था। ये जो पायरेट है ये ऑटोमन नेवी को बहुत परेशान किया, इसने कई जहाज़ों को लूटा, कई जो मर्चेंट वेसल्स हैं उनका सारा सामान लूट लिया।
ऑटोमन सुल्तान ने क्या कहा इसे कि तुम आके मेरी नेवी में शामिल हो जाओ, और इसे एडमिरल बना दिया। ये कहते हैं ना कि खजाने की चाबी किसे दे दी, चोर को, वही वाली बात है। तो ऑटोमन्स इस मामले में काफ़ी एक्सपर्ट थे लोगों को असिमिलेट करने में। तो जब क्रिश्चियंस को भी वो असिमिलेट कर रहे थे तो लोग ऑटोमेटिकली जानिसरीज को एक अच्छे करियर की तरह देखने लगे कि इससे तो हम एडमिनिस्ट्रेशन में ऊपर जा रहे हैं, ये तो आईएएस एग्जाम की तरह सिविल सर्विस हो गई एक तरह की, कि आप आर्मी और सिविल सेवा में जा रहे हो जानिसरी के थ्रू। तो इसीलिए असिमिलेशन की पॉलिसी भी इनको काफ़ी स्टेबल बना देती है। तो इनके खिलाफ कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्रिश्चियंस बगावत में उठ खड़े हुए धार्मिक रूप से। फिर आते हैं हम 18वीं सेंचुरी में। अब 18वीं सेंचुरी के अंदर ऑटोमन्स के ऊपर काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज था रशिया। रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर की तरह उभर रहा था, धीरे धीरे रशिया की ताकत बढ़ रही थी। 1768 से लेकर 1774 में रूसो टर्किश वॉर होता है और इसमें ऑटोमन एम्पायर बुरी तरह हार जाता है। ठीक है, रशिया की रानी उस वक्त रानी थी कैथरीन ऑफ रशिया। उसने लड़ाई में नेतृत्व करते हुए ऑटोमन्स को हराया था और ऑटोमन्स की काफ़ी टेरिटरी इसमें चली गई थी। जो बॉल्कन्स में उनकी टेरिटरी है, यूरोप वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे काफ़ी टेरिटरी बुल्गारिया रोमानिया वाली ये लूज़ कर देते हैं। फिर हैब्सबर्ग जो डायनेस्टी है ऑस्ट्रिया हंगरी की, वो पावरफुल होती जा रही थी सेंट्रल यूरोप में। तो अब वियना की तरफ से भी चैलेंज आ रहा था, तो इसीलिए भी ये एक्सपांड नहीं कर पाए। याद करो, वियना पे अटैक करने की कोशिश करी थी, लेकिन ऑटोमन्स का विजय रथ कहाँ जाकर रुका था? वियना में। अब वही वियना से हैब्सबर्ग जो हैं वो पावरफुल होते जा रहे हैं और ऑटोमन्स को चैलेंज कर रहे हैं। बॉर्डर्स इनके स्टेबलाइज हो चुके हैं, एक्सपांशन नहीं है। 200-250 सालों तक तो क्या हुआ कि ऑटोमन्स हर साल कोई ना कोई नई टेरिटरी कैप्चर कर रहे थे, वहाँ से लूट का पैसा आता था, नए टैक्सेस, नए रेवेन्यू, नए स्लेव्स आ रहे हैं, तो पैसा बहुत आ रहा था, इकोनॉमी थ्राइव कर रही थी। लेकिन अब एक्सपांशन नहीं है तो इकोनॉमी उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं पा रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर सफ़ाविद्स के साथ कंटिन्यूस लड़ाई चल रही थी। सफ़ाविद याद है आपको, पर्शिया के अंदर जो सूफी डायनेस्टी थी, सफ़ाविद रिवोल्ट हुआ था और उन्होंने अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर ली थी पर्शिया में। शाह तहमाश, ये वही सफ़ाविद डायनेस्टी वाला शाह तहमाश पे। तो सफ़ाविद्स के साथ इराक वाले एरिया में कंटिन्यूस लड़ाई थी और इराक की साइड भी कुछ टेरिटरी है, लूज़ कर देते हैं। फिर वेस्टर्न यूरोपियंस धीरे धीरे पावरफुल हो गए क्योंकि ट्रेड और कॉलोनियलिज्म कर रहे थे वो। तो पोर्चुगीज़, ब्रिटिश, फ्रेंच, इन सभी ने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था अफ्रीका के नीचे से, या फिर अमेरिकाज़ में कॉलोनी बना ली थी अपनी। तो इनके पास अब ट्रेड वाला पावर था, तो धीरे धीरे इनकी भी नेवी पावरफुल हो रही थी। और आप जानते ही हैं 17th-18th सेंचुरी आते आते ब्रिटेन, फ्रांस, ये बड़े बड़े कॉलोनियल पावर बन चुके थे और अब मेजर लड़ाइयों के अंदर ये इन्वॉल्व हो रहे थे। तो ऑटोमन्स को चैलेंज आना शुरू हो चुका था और ऑटोमन एम्पायर रिफॉर्म्स के प्रति थोड़ा सा ढीला था, एपैथी थी। जैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, फ्रांस में भी आ जाता है, लेकिन ऑटोमन एम्पायर में उसे अडॉप्ट नहीं किया। तो ये लोग टेक्नोलॉजी वाइज वेस्टर्न यूरोप से 50 साल पीछे चलते थे, यानी वहाँ कोई चीज़ प्रचलन में आती थी, फिर वो ऑटोमन्स में आई, कुछ साल वो उसे अपनाते नहीं थे, फिर देखते थे कि हमें नुकसान हो रहा है, फिर उसे अपना लिया जाता था, चाहे वो बंदूकों की टेक्नोलॉजी हो, तोप की टेक्नोलॉजी हो, या अन्य कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट है। तो ये 18th सेंचुरी में ये सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमन एम्पायर को प्लेग कर रही थी। फिर आते हैं हम चौथे कालखंड में, डिक्लाइन एंड मॉडर्नाइजेशन। अब 1828 से 1908 तक का जो ये टाइम पीरियड है, इसे ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि अब ऑटोमन एम्पायर अपनी गिरावट पे था। 1828 से डेफिनेटली ये लोग नीचे जा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ सुल्तान ने कोशिश करी कि देश को मॉडर्नाइज किया जाए। तो एक तरफ डिक्लाइन भी हो रहा है, दूसरी तरफ मॉडर्नाइज भी हो रहा है देश। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन ओवरऑल तो डिक्लाइन ही हुआ। तो इस रिफॉर्म मॉडर्नाइजेशन की, रिफॉर्म प्रोसेस की जो शुरुआत है वो सुल्तान सलीम द थर्ड ने करी थी, जिसका शासनकाल था 1789 से लेकर 1807। लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद आने वाले सुल्तान्स ने लेकिन इससे इंस्पिरेशन ली और इंस्पिरेशन लेकर इसके रिफॉर्म्स आगे कंटिन्यू करे। फिर जो देश ऑटोमन एम्पायर के टूटने में एक बहुत बड़ा रोल था वो था नेशनलिज्म का। सर्बिया, ग्रीस, बल्गारिया, रोमानिया, इन सभी देशों में अब राष्ट्रवाद की भावना जाग उठी थी। नेशनलिज्म एथनिक लाइंस पे कि हम तो रोमेनियन हैं, हम बल्गेरियन हैं, हम तो ग्रीक्स हैं, हमारे ऊपर ऑटोमन्स का शासन क्यों है, 400 सालों से हम ऑटोमन्स के अधीन क्यों हैं। तो यहाँ पे सिविल वॉर टाइप सिचुएशन आ गई। ग्रीक्स ने 1821 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छेड़ दिया, 8-9 साल तक लड़ाई चली और ग्रीस ने अपनी आज़ादी ले ली, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर से। यही चीज़ सर्बिया ने करी, बल्गारिया ने करी, रोमानिया नहीं करी। तो 19वीं सदी के अंदर बड़े बड़े एरियाज़ इनके बॉल्कन में इनके हाथ से चले गए। फिर जानिसरीज को डिसबैंड कर दिया गया। जानिसरीज पूरी तरह से उद्दंड हो चुके थे। महमूद द सेकंड जो सुल्तान था, उसने 1826 में एक प्रपोजल रखा कि हम यूरोपियन आर्मी की लाइंस पे एलीट आर्मी कोर बनाते हैं, यानी एक नई आर्मी कोर बनेगी जो एलीट होगी,
तो जानिसरीज को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि भाई हम हैं एलीट, हम सबसे ऊपर हैं, हमसे ऊपर कोई कैसे आर्मी में हो सकता है। तो जानिसरीज ने सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी। सुल्तान ने अपने यूरोपियन सोल्जर्स को बुलाया और जानिसरीज पे गोलियां चलवा दी, और जो बचे थे उन्हें फांसी पे चढ़वा दिया, और जानिसरीज के जो घर थे उनमें आग लगवा दी। इस तरह से जानिसरीज 500 साल तक जो ऑटोमन एम्पायर की तलवार रहे थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। फिर आर्मी रिफॉर्म्स की शुरुआत करी गई। सुल्तान महमूद को ये पता चल गया था कि आर्मी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो शुरुआत महमूद ने करी। उसके बाद जो अगले सुल्तान थे उन्होंने भी कोशिश करी, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस था। जिस तेज़ी के साथ ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मीज़ मॉडर्नाइज कर रही थी, उस तेज़ी से ऑटोमन्स मॉडर्नाइज नहीं कर पाए। फिर एक सबसे बड़ा रीज़न जो हिस्टोरियंस मानते हैं ऑटोमन के डिक्लाइन में, वो था करप्शन और नीपोटिज्म। जो ब्यूरोक्रेसी ऑटोमन्स की इतनी एफिशिएंट हुआ करती थी, ऑटोमन ब्यूरोक्रेसी की पूरी दुनिया में दाद दी जाती थी, वो ब्यूरोक्रेसी अब करप्ट होती जा रही थी। भाई भतीजावाद, नीपोटिज्म बढ़ता जा रहा था दोनों में, ब्यूरोक्रेसी और जस्टिस सिस्टम, जो दोनों चमकते सितारे थे ऑटोमन एम्पायर के, स्टेबिलिटी के, उन दोनों के अंदर अब भ्रष्टाचार पूरी तरह से आ चुका था। और यूरोप से जैसे अगर कोई ट्रेनिंग देने के लिए आ रहा है तो आर्मी ऑफिशियल्स पैसा ले रहे हैं उनसे कि आप इस कोर को ये सामग्री सप्लाई कर दो। इस तरह के कई तरह के भ्रष्टाचार हमें देखने को मिले। छोटे छोटे लेवल पे करप्शन देखने को मिला। जस्टिस सिस्टम में पैसा देके न्याय खरीदा जाने लगा। ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये 18वीं सदी तक बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती थी, लेकिन 19th सेंचुरी आते आते ये वाइड स्प्रेड हो गई, और ये सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है ऑटोमन्स के डिक्लाइन में। फिर एक रिफॉर्म्स पीरियड है, तो इसमें काफ़ी मॉडर्न रिफॉर्म्स लाए गए। इसे तंजीमत भी कहते हैं। तंजीमत का मतलब ही रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो 1839 टू 1876 के बीच के पीरियड को तंजीमत कहते हैं। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखना कि देखो मॉडर्न रिफॉर्म्स, बैंक नोट्स, प्रिंटेड करेंसी, पोस्ट ऑफिसेज, फाइनेंस सिस्टम फ्रांस की मॉडल पे रीऑर्गेनाइज किया गया। सिविल और क्रिमिनल कोड को पूरी तरह से रिजिक किया, पूरी तरह से नया लिखा गया, वो भी फ्रांस के मॉडल पे, क्योंकि फ्रांस उस वक्त सिविल वॉर से, फ्रांस रेवोल्यूशन से आया था। फ्रांस ने एक नई तरह की सरकार दिखाई थी, पूरी दुनिया को कैसे चलाते हैं, तो फ्रांस को एक मॉडल की तरह माना गया और वहाँ का सिविल और क्रिमिनल कोड लिया गया। फिर एक पार्लियामेंट एस्टैब्लिश होती है। ये एक लैंडमार्क डिसीजन था। फर्स्ट ऑटोमन पार्लियामेंट 1876 में एस्टैब्लिश होती है, लेकिन जो सुल्तान था उस वक्त अब्दुल मजीद ने 2 साल में ही इसे ख़त्म कर दिया। 1876 में शुरू हुई थी और 1878 में इसे फिर से भंग कर दिया गया था। और उससे पहले 1841 में मजलिस मारिफ़े उमूमिये, ये भी एक तरह की प्रोटोटाइप पार्लियामेंट थी। ठीक है, एक मजलिस बनाई गई थी। मजलिस का मतलब होता है कॉन्ग्रीगेशन या मीटिंग लोगों की। तो 1841 से पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की तरफ थोड़े से रिफॉर्म शुरू होते हैं। 1876 में पार्लियामेंट बनती भी है, लेकिन 78 में भंग हो जाती है। इसके बाद 1908 में जाकर यंग टर्क रिवोल्यूशन के बाद फिर से दूसरी पार्लियामेंट बनती है और वो आगे चलेगी। आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, रिक्रूटिंग मेथड्स बदले गए और पहली मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश की गई 1848 में। इतना कुछ हो रहा है, इतने रिफॉर्म्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो नीचे जा रही थी। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था लगातार लड़ाइयाँ। तो जैसा आपको मैंने बताया कि ग्रीक, बल्गेरियन, रोमानियन, ये सभी लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, तो इनको सप्रेस करने के लिए आर्मीज़ भेजी जाती थी, आर्मी पे पैसा खर्च होता था। और दूसरी चीज़ क्रिमियन वॉर आता है 1853 में। क्रिमियन वॉर एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है पूरा। अभी मैं आप डिटेल में यहाँ पे नहीं जा सकता उसकी, लेकिन इतना सा याद रखो कि इसमें ऑटोमन, फ्रांस और इंग्लैंड एक तरफ थे, दूसरी तरफ कौन था? रशिया। ठीक है, रशिया था। फ्रांस और इंग्लैंड अचानक ऑटोमन की सहायता क्यों कर रहे थे? देखो, फ्रांस और इंग्लैंड की कोई यारी दोस्ती नहीं थी ऑटोमन्स के साथ, लेकिन ऑटोमन एम्पायर इतना पावरफुल था कि जब ये कमज़ोर पड़ रहा था तो रशिया ताकतवर हो रहा था, और इंग्लैंड नहीं चाहता था कि रशिया ताकतवर हो। इंग्लैंड और रशिया के बीच में 19वीं सदी में चल रहा था ग्रेट गेम। इसका जिक्र मैं कई बार पहले भी कर चुका हूँ अपने अलग अलग वीडियोज़ में। ग्रेट गेम ये था कि इंग्लैंड और रशिया दोनों दुनिया पे अपनी हुकूमत चाहते थे, अपनी हेजीमोनी चाहते थे, लेकिन इस पावर वैक्यूम में कि ऑटोमन एम्पायर के कमज़ोर पड़ने से कहीं रशिया ताकतवर ना हो जाए, तो फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ऑटोमन को सपोर्ट कर रहे थे। तो क्रिमियन वॉर लड़ा गया क्रीमिया में। अब हालांकि ऑटोमन एम्पायर को इसमें जीत मिली, कहने को जीत मिली, लेकिन इनका खर्चा बहुत हो गया और इन्होंने पहली बार अपने इतिहास में विदेशी देशों से, विदेशी बैंकों से लोन लिए। तो 1854 में ये लोन लेने की परंपरा शुरू होती है और ये लोन इतने ज़्यादा बढ़ गए कि 1876 आते आते 1876 आते आते ऑटोमन एम्पायर बैंकरप्ट हो चुका था। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक ऑफिशियली 1876 में बैंकरप्सी घोषित कर देते हैं। फिर इसमें तो रशिया हार गया क्रिमियन वॉर में, लेकिन रशिया ने फिर से एक लड़ाई लड़ी ऑटोमन्स के खिलाफ 1877 में, और इसमें इन्हें ज़बरदस्त जीत मिली, रूसो टर्किश वॉर। तो एक लड़ाई हुई थी रशियंस के साथ, कब? याद कीजिए, 1774, उसमें रशिया जीता था। फिर 1877 वाली में भी रशिया जीत गया। इन दोनों लड़ाइयों में रशिया ने ऑटोमन्स को हराया और काफ़ी सारा रशिया का ऑटोमन एम्पायर का एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये क्रिमियन वॉर के समय
यूरोप की स्थिति है, ठीक है। 1853 का मैप है ये। 1853 में एक तरफ देखिए विशाल रशियन एम्पायर, दूसरा मैंने जो आपसे पहले चर्चा करी थी हैब्सबर्ग, तो ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर यहाँ पे सेंट्रल यूरोप में पावरफुल होता जा रहा है। यहाँ पर है फ्रेंच एम्पायर, यहाँ है ब्रिटेन, और ये है ऑटोमन एम्पायर। तो ये वाले एरियाज तो ऑटोमन्स हार ही चुके हैं, पहले ही हार गए थे। जो 18 सेंचुरी के अंदर जो लड़ाई हुई थी उसमें ये वाले एरिया हार गए थे, ये 1774 वाली लड़ाई में रशिया से। और अब यहाँ पे क्रीमिया भी किसके पास जा चुका है? रशिया के पास। पहले क्रीमिया किसके अंडर में था? ऑटोमन्स के अंडर में था, लेकिन अब ये रशिया के पास जा चुका था। तो इस तरह से ये अपनी टेरिटरीज लूज़ कर रहे थे। बॉल्कन के अंदर भी आगे देखोगे, बॉल्कन के अंदर आप आगे देखोगे कि रोमानिया, बल्गारिया, ये सभी आज़ाद हो गए। यहाँ पे आप देख ही सकते हो ग्रीस आज़ाद है, क्योंकि ये मैप 1853 का है और ग्रीस ने अपनी आज़ादी घोषित कर दी थी 1821 में, और 1830 तक लड़ाई लड़के जीत ली थी, तो ग्रीस यहाँ आज़ाद हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे देश धीरे धीरे टूटते जा रहे थे। यहाँ पे जो अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये दूर दराज की टेरिटरीज हैं, ये भी धीरे धीरे इनके हाथ से चली जाएंगी। ये भी फ्रांस और इटली अपने कब्जे में ले लेंगे। ये लड़ाइयों का जो खर्चा चल रहा है, इकोनॉमी कमज़ोर पड़ रही है, विदेशी कर्ज लिया जा रहा है, इस सब के बीच सुल्तान को सूझती है कि एक नया पैलेस बनाया जाए। तो जो तोपकापी पैलेस था, इतना विशाल पैलेस, अब वो पुराना हो चुका था, 400 साल पुराना हो चुका है। सुल्तान अब्दुल माजिद फर्स्ट को लगा कि अब एक नया पैलेस बनाता हूँ, और एक नया पैलेस बनाया गया डोलमाबाची। इसका नाम था डोलमाबाची पैलेस, और ये दुनिया के सबसे भव्य पैलेसेस में से था। इसे पूरी तरह से यूरोपियन स्टाइल पे बनाया गया था, मॉडर्न। इसका आर्किटेक्चर देख के ही आप पहचान जाओगे। आप देखकर कह नहीं सकते कि ये बिल्डिंग मिडिल ईस्ट में है या फिर इसमें इस्लामिक इन्फ्लुएंस है। ये आपको फ्रांस या फिर इंग्लैंड के किसी पैलेस की तरह नज़र आएगा देखने पर। और कहते हैं इसका जो बॉलरूम था, जहाँ पे बॉलरूम यानी कि एक हॉल होता है बहुत बड़ा, वो यूरोप के सबसे बड़े बॉलरूम्स में से एक था। जब बनाया गया था तब ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉलरूम था, और बहुत ही शान शौकत से इसे सजाया गया, अरबों रुपए इस पर खर्च किए गए। तो जब लड़ाई छिड़ रही है, आपका आधा एम्पायर बिखर रहा है, ऐसे में आप करोड़ों रुपए खर्च करोगे पैलेसेस के ऊपर, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी कमज़ोर पड़ेगी। तो 1870 आते आते टर्की बन चुका था सिक मैन ऑफ यूरोप, या ऑटोमन एम्पायर को कहा जाने लगा था यूरोप का बीमार व्यक्ति। सिक मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। एम्पायर ने जो लोन लिया था 1854 से, जो उन्होंने यूरोपियन बैंक से पैसा उधार लिया था, वो चुका नहीं पा रहे थे, और 1876 आते आते उन्होंने बैंक्रप्सी घोषित कर दी थी। यानी ये विजय माल्या बन गए थे। इन्होंने कहा कि हम बैंक्रप्ट हैं, और इस बैंक्रप्सी से ऊपर उठने के लिए, पैसा वसूलने के लिए यूरोपियंस ने क्या करा? एक कमेटी बनाई जिसका नाम था ऑटोमन पब्लिक डेट एडमिनिस्ट्रेशन, OPDA। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो। 1881 के बाद से टर्की की, ऑटोमन एम्पायर की पूरी इकोनॉमी फ्रांस और इंग्लैंड संभाल रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर लोन किसके थे? फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी ने, इन तीनों देशों ने लोन दिया था ऑटोमन्स को। तो इन तीनों ने मिलकर, ये देखो ये कार्टून दिखा रहा है, 19th सेंचुरी की बेस्ट चीज़ है कार्टून्स। उस समय के न्यूज़पेपर ज़बरदस्त कार्टून्स बनाया करते थे। तो इस कार्टून में आप देख सकते हो कि कैसे इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी मिलके ऑटोमन को पूरी तरह से अलग अलग करके अपने अपने हिस्से तोड़ के ले जा रहे हैं। और यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है दीवार पे कि ऑटोमन एम्पायर को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है और एक कंपनी की तरह बांटा जा रहा है, जिसको आना है आके इसके शेयर खरीद के ले जाओ। और ऑटोमन सुल्तान ऐसे देख रहे हैं कि मेरे एम्पायर का क्या हो रहा है। और यहाँ देखो डायरेक्टर्स के नाम में लिखा है रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड। तो ये स्थिति थी। इकोनॉमी पूरी तरह से डावाडोल हो चुकी थी। इकोनॉमी किसके कंट्रोल में थी? फ्रांस और इंग्लैंड के। और ये जो OPDA है ना, ये एक पैरेलल ब्यूरोक्रेसी की तरह काम करने लग गया। तो एक तरफ तो ऑटोमन्स की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके साथ साथ पैरेलल में OPDA की ब्यूरोक्रेसी काम करती थी। तो उनका मकसद क्या था? अपने लोन्स को वसूलना। लेकिन एक्चुअल में कर क्या रहे थे? ऑटोमन्स को और खोखला कर रहे थे। उन्हें पता था अल्टीमेटली ऑटोमन बिखर जाएगा, और बिखरेगा तो इकोनॉमी किसके हाथ में आनी चाहिए? सत्ता किसके हाथ में आनी चाहिए? हमारे। तो ये भी एक तरह का अलग तरह का कोलोनियलिज्म है, ये इकोनॉमी के थ्रू, कि इकोनॉमी खोखली करो किसी देश की और फिर उसे अपने कंट्रोल में ले लो। इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री पढ़नी बहुत ज़रूरी है। जो हिस्ट्री नहीं पढ़ता वो हिस्टोरिकल गलतियाँ दोहराता है। तो अगर आप अपने देश को इस तरह की गलतियाँ दोहराते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री को ध्यान से पढ़िए हमेशा। तो अभी तक हमने मैप, काफ़ी समय हो गया, मैप देखते हैं। 1882 का मैप है। कहाँ तो ऑटोमन एम्पायर, ये पूरा आपको एरिया ग्रीन नज़र आता था, ये वाला एरिया ग्रीन नज़र आता था। अब आप ध्यान से देखिए, काफ़ी कुछ चला गया है इनके हाथ से। 1882 है, रोमानिया जा चुका है, बल्गारिया का काफ़ी हिस्सा जा चुका है, मोल्डोवा जा चुका है, ये सब आज़ाद हो चुके थे। सर्बिया का काफ़ी हिस्सा जा चुका है, यहाँ पे ग्रीस आज़ाद हो चुका है। इजिप्ट 1882 में इनके हाथ से चला गया, इंग्लैंड के कंट्रोल में चला गया। देखो, कहने को इजिप्ट ऑटोमन्स के पास था 1914 तक नॉमिनली, लेकिन असली में कंट्रोल अब किसके पास था? इंग्लैंड के पास 1882 में, ठीक है। यहाँ पे देखो इनके हाथ से
अल्जीरिया जा चुका है, ट्यूनीशिया जा चुका है। ये सारे एरियाज़ इनके हाथ से जाते धीरे धीरे हाथ से छिन रहे हैं। किसके? ऑटोमन एम्पायर के। ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर पड़ता जा रहा है 1882 आते आते, और अब आप देखोगे कि धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इनके हाथ से ये टेरिटरीज़ भी चली जाएंगी। अब हम आते हैं ऑटोमन एम्पायर के आखिरी कालखंड में, डिसोल्यूशन। अब ऑटोमन एम्पायर फाइनली बिखर जाएगा। अभी तक तो नीचे जा रहा था ग्राफ, अब पूरी तरह से ऑटोमन एम्पायर खत्म होने वाला है। तो 1908 में एक रेवोल्यूशन आता है जिसे कहते हैं यंग तुर्क रेवोल्यूशन। अब ये यंग टर्क क्या है? ये कार्टून है जिसमें आपको देखिए ये लाल टोपी पहने हुए जो तुर्क हैं ये यंग टर्क हैं। यंग यानी जवान, ये नौजवान खून है। तो ये यंग टर्क अपने देश टर्की को बेड़ियों से आज़ाद करा रहे हैं। बेड़ियाँ कौन सी है? 600 साल के ऑटोमन रूल की बेड़ियाँ, सुल्तान के रूल की बेड़ियाँ। तो यंग टर्क्स जो हैं ये एक नई चेतना जागृत किए हुए नौजवान थे। इसमें मिलिट्री ऑफिसर्स थे, इसमें कुछ पॉलिटिकली एक्टिव लोग थे। पूरी दुनिया में पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रहे थे, तो इसी से इन्फ्लुएंस होकर टर्क्स भी अपने देश में क्रांति लाना चाहते थे। तो ये जो यंग टर्क्स थे इनका मकसद था कि देश में ऑटोमन एम्पायर को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लाई जाए। तो इसी मकसद से इन्होंने 1908 में एक रेवोल्यूशन लाया, और इस रेवोल्यूशन के बाद ऑटोमन एम्पायर को कहा कि आप नाम के सुल्तान हो, सुल्तान बने रहो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आओ, मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स शुरू करो, चुनाव लाओ। तो 1876 में आपको याद होगा कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, बना था, लेकिन 2 साल में पार्लियामेंट को फिर से हटा दिया था। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लागू किया गया। 1908 में चुनाव हुए, मल्टी पार्टिक्स पॉलिटिक्स शुरू हुई, अलग अलग पार्टियों के बीच में चुनाव होते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम आता है, पार्लियामेंट बनती है। लेकिन ये जो रूल था ना ये स्टेबल नहीं रह पाया। एक पार्टी की सरकार बनती थी तो दूसरी पार्टी वाले उनके खिलाफ तख्ता पलट कर देते थे, कू, फिर काउंटर कू, फिर से वो वाली पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ तख्ता पलट कर रही है। तो ये जो 6 साल वर्ल्ड वॉर 1 तक का जो टाइम पीरियड था 1908 से 1914, ये वाला टाइम पीरियड इतना स्टेबल नहीं था। कहने को रिफॉर्म्स आए थे, यंग टर्क्स काफ़ी रिफॉर्म लेकर आए, लेकिन वो स्थिरता प्रदान नहीं कर पाए, है ना। कू हो रहे हैं, काउंटर कू हो रहे हैं, और सबसे बड़ा बॉल्कन वॉर्स के अंदर ऑटोमन्स को काफ़ी नुकसान हुआ। बॉल्कन, सबसे पहले बॉल्कन कौन सा एरिया है? होप अभी तक तो आपको पता होगा, ये है बॉल्कन पेनिनसुला, यूरोप का, साउथ ईस्टर्न यूरोप। बॉल्कन्स के अंदर लड़ाई होती है। रोमेनिया, बल्गेरिया, सर्बिया ये पहले ही आज़ाद हो चुके थे, ग्रीस आज़ाद हो चुका था, लेकिन अब ये सब मिलकर ऑटोमन से लड़ाई लड़ते हैं। तो 2 लड़ाइयाँ होती है 1912 में फर्स्ट बॉल्कन वॉर और 1913 में सेकंड बॉल्कन वॉर। ये वर्ल्ड वॉर 1 का प्रिल्यूड है। इन बॉल्कन वॉर्स को भी एक कारण माना जाता है वर्ल्ड वॉर 1 का। यहाँ पे स्थिरता नहीं थी इस रीजन के अंदर, क्योंकि एक तरफ था रशिया जो अपना डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ाना चाहता था, एक तरफ था ऑटोमन जो अपने कुछ टेरिटरीज पे अपना शिकंजा कसे रखना चाहता था, और दूसरी तरफ यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी जो अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता है। तो 2 बॉल्कन वॉर्स होते हैं, ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे हार जाता है। तो यंग टर्क्स के नेतृत्व में टर्की ने कोई बहुत बड़े कारनामे नहीं किए। टर्की की गवर्नमेंट काफ़ी अनस्टेबल थी और कई लोगों का मर्डर हो रहा है, हाई लेवल पॉलिटिकल असैसिनेशंस हो रहे हैं। इस तरह के हालातों में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है। और 1912 के अंदर और 13 में डिफरेंस देखिए, बॉल्कन वॉर्स के अंदर इनकी पूरी बॉल्कन की टेरिटरी इनके हाथ से चली गई। तो जहाँ 1912 में ये टेरिटरी है, 1913 में यहाँ पे सब कुछ वाइट हो चुका है। यानी कि ऑटोमन एम्पायर अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल नहीं रहा है, मेनली किस कॉन्टिनेंट में सिमट कर रह गया है? एशिया में। अफ्रीका से सारी टेरिटरीज जा चुकी है, यूरोप से सारी टेरिटरीज जा चुकी है, केवल एशिया वाला हिस्सा इनके पास बचता है। तो ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, और ऐसी हालातों में ही शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 1। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले एक और चीज़ बता दूं, साइमल्टेनियस ही है, उसी समय चल रहा था। ये जो यंग टर्क्स है ना, इन पे एक बहुत बड़ा आरोप है जेनोसाइड का। इन्होंने 1.5 मिलियन, 15 लाख से भी ज़्यादा आर्मीनियन क्रिश्चियंस को मार दिया 1912 से लेकर 1922 के बीच में। इन 8-10 सालों में, खास करके वर्ल्ड वॉर 1 जब चल रहा था, तो आर्मीनियंस के ऊपर ये आरोप लगाए गए। ये सभी क्रिश्चियंस थे, आर्मीनियंस, ग्रीक्स, असीरियन। ये ऑटोमन एम्पायर के क्रिश्चियंस हैं जो 600 सालों से ऑटोमन्स के साथ रह रहे हैं, मिलजुल कर समाज का हिस्सा हैं। लेकिन यंग टर्क्स ने इन पर आरोप लगाए, यंग टर्क सरकार ने इन पर आरोप लगाए कि ये दुश्मन से मिले हुए हैं, ये रशिया से मिले हुए हैं। रशिया जो कि मेजॉरिटी क्रिश्चियन देश है, उससे मिलकर ये हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इन आरोपों के साथ ही, जैसे ज्यूज़ को मारा गया था जर्मनी में, नाजी जर्मनी में, उसी तरह से क्रिश्चियंस को मारा गया टर्की में। हालांकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि टर्की आज भी नहीं मानता कि हम जो उस वक्त की टर्की की सरकार थी उसने कोई जेनोसाइड किया। लेकिन बाकी पूरी दुनिया मानती है कि लगभग 1 मिलियन टू 1.5 मिलियन, 10 लाख से 15 लाख के बीच में आर्मीनियंस को मार दिया गया था। और कई मास ग्रेव्स भी मिली थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो आर्मीनियन, ग्रीक, असीरियन, ये सारी जेनोसाइड हुई थी आखिरी के 10 सालों में। तो अभी तक जो एम्पायर सुख शांति से रह रहा था, जहाँ पे कोई लार्ज स्केल क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं थी, अब जाके इस यंग टर्क सरकार के अंडर में बहुत ही बड़े लेवल पर जेनोसाइड्स देखे जाते हैं।
फिर शुरू होता है वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन्स ने किसका साथ दिया? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बल्गारिया का। सेंट्रल पावर्स में शामिल हो गया। और किस्मत ऐसी थी कि ऑटोमन्स शुरू में तो काफ़ी हावी थे, 2 साल तक बहुत ही अच्छे से लड़ाइयाँ जीते थे। गैलीपोली के अंदर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल करी थी, लेकिन अल्टीमेटली वो हारने वाली साइड में रहे, क्योंकि जर्मनी हार गया और इधर यहाँ पे अरब रिवोल्ट शुरू होने के बाद ऑटोमन भी कमज़ोर पड़ गए। अरब रिवोल्ट क्यों हुआ? याद करो, 1517 में ये वाला एरिया जो अरेबियन पेनिनसुला का एरिया है ये ऑटोमन्स के कंट्रोल में आ गया, मक्का मदीना इनके कंट्रोल में आ गए। लेकिन यहाँ के जो लोग थे ये अपने आप को कहते थे अरब्स और इनको कहते थे ऑटोमन्स। तो ये कहते थे कि हम अलग हैं और ऑटोमन्स अलग हैं, तो हमारे अरब टेरिटरी पे अरब्स का रूल होना चाहिए, हमें सेल्फ रूल चाहिए, और ऑटोमन्स इन्हें सेल्फ रूल देते नहीं थे। तो जब वर्ल्ड वॉर वन छिड़ा तो ब्रिटिशर्स की मदद से, ब्रिटिशर्स इन्हें हथियार और पैसा सप्लाई करते थे अरब्स को, और अरब्स ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ एक रिवोल्ट, एक बगावत छेड़ दी, और इन्होंने जो रेलवे लाइन है इसे डिस्टर्ब कर दिया, जो हिजाज रेलवे है इस पर अटैक्स किए गए। अगर आपने वो फिल्म देखी है लॉरेंस ऑफ अरेबिया, वो इसी अरब रिवोल्ट पर बेस्ड है। लॉरेंस जो है टी लॉरेंस, ही वॉज अ ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश आर्मी के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, जिसे भेजा गया था यहाँ पे अरब्स को सपोर्ट करने के लिए, इस रिवोल्ट को लीड करने के लिए। और टी लॉरेंस की मदद के साथ ही अरब्स ने ये जो बगावत है इसे जारी रखा और ऑटोमन एम्पायर से छुटकारा पाने की कोशिश करी। और ब्रिटिशर्स ने इन्हें प्रॉमिस कर दिया था कि वर्ल्ड वॉर वन में हमारा साथ दो ऑटोमन्स के खिलाफ, जैसे ही हम जीतेंगे तुम्हें इंडिपेंडेंस दे देंगे। हालांकि ब्रिटिश अपने ज़बान पर नहीं पक्के रहे, उन्हें आज़ादी नहीं दी। तो ये था अरब रिवोल्ट। अल्टीमेटली आपको बस ये याद रखना है कि ऑटोमन्स हार गए। ओके, ऑटोमन्स हारते हैं तो ऑटोमन्स के साथ एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सेवरे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेवरे या सेवरे, एस साइलेंट है, ठीक है। ये फ्रेंच एक टाउन है पेरिस के पास में जहाँ पे ट्रीटी साइन हुई थी। तो एक तो थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल किसके बीच में साइन हुई थी? जर्मनी और एक्सिस पावर्स के बीच में, क्योंकि एक तरफ जर्मनी भी था हारने वाला, तो जर्मनी के साथ हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल, और यहाँ पे हुई थी ट्रीटी ऑफ सेवरे। ट्रीटी ऑफ सेवरे में टर्की को बांट दिया गया अलग अलग हिस्सों में। एक तरफ एक पोर्शन दे दिया गया आर्मीनियंस को, ये वाला हिस्सा दे दिया गया ग्रीक्स को, एक हिस्सा दे दिया गया इटली को, एक हिस्सा दे दिया जाता है फ्रांस को, और कुछ एरिया दे दिया गया कुर्द्स को। और ऑटोमन एम्पायर को बोला कि आप इतने से खुश रहो। तो ऑटोमन एम्पायर को केक की तरह काट के बांट दिया गया। क्या इससे तुर्क लोग, ऑटोमन एम्पायर के जो नेटिव लोग हैं, वो खुश होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे। तो उस समय एक और डेवलपमेंट था, वैसे याद यहाँ पे मैप में देख लो, फ्रेंच और ब्रिटिश मैंडेट बना दिए गए। तो ये था फ्रेंच मैंडेट ऑफ सीरिया और ये था ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन, और ये जो आज का बगदाद वाला एरिया ये भी एक ब्रिटिश मैंडेट बना दिया गया। यानी रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने अपने एरिया बांट लिए अपने, और टर्की को भी बांट दिया गया था। ओके, ऑटोमन एम्पायर अब 1920 में वर्ल्ड वॉर वन के बाद सिकुड़ के इतना सा रह गया है। कहाँ ये पूरा एरिया ग्रीन हुआ करता था और अब ये केवल इतना सा रह गया है। तो ये है ऑटोमन एम्पायर एट द एंड ऑफ 1920। एक्चुअली देखो, ब्रिटिश और फ्रांस क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि जैसे वेटिकन सिटी है ना, वैसा एक छोटा सा टेरिटरी दे दो तो मुस्लिम्स भी दुनिया के खफा नहीं होंगे, सुल्तान खलीफा बना रहेगा और उसके पास कॉन्स्टेंटिनोपल शहर रहेगा और आसपास का कुछ एरिया रहेगा, बस। ये इनकी सोच थी, लेकिन ये सक्सेसफुल इसमें नहीं हो पाए। तो ट्रीटी ऑफ सेवरे में कहा गया कि आपके जितने भी नॉन टर्किश एरिया हैं ऑटोमन एम्पायर के, मैं ऑटोमन एम्पायर को OE लिखा है कई जगह, ओके, तो नॉन टर्किश एरिया आपको छोड़ने पड़ेंगे। नॉन टर्किश का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे कुर्द रहते हैं तो इस एरिया पे आप राज नहीं कर सकते, यहाँ पे ग्रीक्स रहते हैं यहाँ पे आप राज नहीं कर सकते, यहाँ अरब्स रहते हैं यहाँ पे आप राज नहीं कर सकते। अरब्स ने क्या मांगा था? आज़ादी। क्या मिला उन्हें? ब्रिटिश शासन। क्या मिला उन्हें? फ्रेंच शासन। ठीक है, सीरिया और यहाँ पे पैलेस्टाइन में। तो ये वाला एरिया तो ब्रिटिश और फ्रांस ने अपने पास रख लिए, ये टेरिटरी भी इनसे छीन ली और कहा कि जहाँ केवल टर्किश लोग रहते हैं वहाँ पे आपका राज रहेगा, दैट्स इट। लेकिन इस ट्रीटी ऑफ सेवरे ने ऑटोमन एम्पायर के अंदर, टर्की के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत कर दी, और मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर थे, वर्ल्ड वॉर वन के अंदर इन्होंने गैलीपोली के कैंपेन में बहुत ज़बरदस्त जीत दिलाई थी टर्की को। वहाँ से एक मूवमेंट शुरू होता है, टर्किश नेशनल मूवमेंट कहते हैं। इन्होंने एक ग्रैंड नेशनल असेंबली की स्थापना करी कि यही शासन करेगी इस देश पे। ग्रैंड नेशनल असेंबली अंकारा में स्थापित की जाती है 1920 में, यानी जब ये ट्रीटी ऑफ सेवरे साइन हो रही थी उसी वक्त इन्होंने ग्रैंड नेशनल असेंबली साइन करी और कहा कि अब हम पर कोई सुल्तान का राज नहीं है, कोई ब्रिटिशर्स का शासन नहीं है, तुर्की के लोग खुद पर खुद शासन करेंगे। तो उन्होंने मोनार्की से दूरी बना ली, यानी सुल्तान को कहा कि सुल्तान ने तो हार मान ली है, सुल्तान ने ट्रीटी ऑफ सेवरे साइन कर दी है, तो हम सुल्तान के अंडर में अब नहीं है, हम पूरी तरह से अलग हैं। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने एक लड़ाई शुरू करी, तो ये था टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें एक तरफ तो था टर्किश नेशनल मूवमेंट जिसके लीडर थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, और दूसरी तरफ थे ग्रीक्स, आर्मीनिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली। ये कहाँ से आ गए? क्योंकि ये वाला एरिया किसके पास था? जो बाकी सारे एरिया हैं उन्हें हरा कर ही तो टर्की एक होगा।
तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इन सभी को हरा दिया 2 सालों के अंदर अंदर और टर्की को आज़ाद करा दिया। तो जीएनए ने अपने इन एलाइज प्रॉक्सीज को हरा दिया और 1922 के अंदर सुल्तान को भी अपनी गद्दी से हटा दिया। ये कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गए और कॉन्स्टेंटिनोपल जाकर सुल्तान को प्रेम से बोला कि देखिए सुल्तान, अब आप शासन तो कर नहीं पाएंगे। तो सुल्तान ने खुद ही अपनी गद्दी से इस्तीफ़ा दे दिया और सुल्तान महमद द सिक्स जो है ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल। तो जिस देश में इनके पूर्वजों ने 600 साल से भी ज़्यादा राज किया, उस देश में इन्हें रहने की भी जगह नहीं दी। उन्हें मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कहा कि एक दिन का समय है, कृपया आप देश छोड़ दो, अब आप इस देश में नहीं रह सकते हो। रीज़न क्या है? देखो, आज तो ये व्यक्ति हार मान लेगा, आज तो सुल्तान कह देगा मैं गद्दी से नीचे उतर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद फिर से ये या फिर इनके बेटे बोलें कि हम तो गद्दी पे बैठेंगे, फिर से सिविल वॉर छिड़ जाए। तो इसीलिए ये रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए, हमेशा सुल्तान या राजा को दूसरे देश भेज दो। इसीलिए नेपोलियन को भी कहाँ भेजा गया था? कमेंट्स में बताओ, नेपोलियन की डेथ कहाँ हुई थी, उसे कहाँ एग्जाइल में रखा था, कौन सा आइलैंड है वो अटलांटिक ओशन में, आपको बताना है मुझे। तो 1922 एक डेट है, 1 नवंबर 1922, ये ऑटोमन सल्तनत इस दिन समाप्त हो जाती है। तो 36th एंड लास्ट सुल्तान वॉज महमद द सिक्स्थ, और ये वही महमद द सिक्स्थ है जिसने अपनी ज़िंदगी के 40 से भी ज़्यादा साल बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, हरम में रहे थे, क्योंकि इनके 3 बड़े भाई जो हैं वो इनसे पहले गद्दी पे बैठे थे। तो तीनों भाइयों ने अपने छोटे भाई को कहाँ रखा था? अंदर, एक तरह से प्रिजनर, कैदी बना के रखा था, गोल्डन केज के अंदर। फिर देखो कैलिफेट का क्या हुआ। जो खलीफा हैं, क्योंकि ऑटोमन सुल्तान खलीफा भी था, तो ऑटोमन सुल्तान महमद द सिक्स्थ खलीफा थे। तो इनके देश छोड़ने के बाद इनका एक कज़न भाई था, इनका ही मतलब इसी परिवार का एक और मेंबर था, उसे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने कहा कि ठीक है, अभी आप खलीफा की जो पदवी है वो आप ले लो। तो अब्दुल माजिद द सेकंड वॉज इंस्टॉल्ड टू द ऑफिस ऑफ कैलिफ आफ्टर महमद्स डिपार्चर। तो आपसे पूछा जाए कि आखिरी ऑटोमन सुल्तान कौन है, तो वो है महमद द सिक्स्थ। आखिरी खलीफा कौन है? महमद द सिक्स्थ नहीं है, आखिरी खलीफा है अब्दुल माजिद द सेकंड। लेकिन ये ऑफिस भी केवल 2 साल तक ही अब्दुल माजिद के पास रहता है। 2 साल के अंदर अंदर ही मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने कहा कि अब ये ऑफिस नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली इसे हटा दिया गया है, और अब जितना भी पावर होता है खलीफा का वो पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इसी समय याद करो भारत के अंदर भी खिलाफत मूवमेंट चला था, क्योंकि 1920 से ही बातें शुरू हो गई थी कि ऑटोमन सुल्तान हार गया है तो ऑटोमन सुल्तान को हटाया जाएगा और खलीफा की जो पोजीशन है वो भी हटा दी जाएगी। ठीक है, तो उस समय ब्रिटिश और फ्रांस थे, क्योंकि ट्रीटी ऑफ सेवरे साइन करने वाले मेन पार्टीज, तो उनके खिलाफ दुनिया के कई देशों में खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है, इंक्लूडिंग इंडिया, जहां वो सबसे पावरफुल था मूवमेंट। तो 1924 में खलीफा की पदवी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और उसके बाद से दुनिया में कोई भी कैलिफ नहीं बनाया। हाँ, कहीं छोटे मोटे कुछ संगठन हैं, जैसे अभी इस्लामिक स्टेट के हेड ने कहा कि मैं कैलिफ हूँ, लेकिन वो पूरी दुनिया मानती नहीं है उसे। तो देखो, अब ट्रीटी ऑफ सेवरे किसके बीच में साइन हुई थी? ऑटोमन सुल्तान और वर्ल्ड वॉर 1 में जो जीते थे इंग्लैंड फ्रांस, उनके साथ। तो अब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने कहा कि हमने वो ट्रीटी साइन नहीं करी और वो बहुत ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी है, हम उसको नहीं मानेंगे। तो इंग्लैंड फ्रांस ने कहा ठीक है, फिर से आओ, आप बातचीत करते हैं। तो अब लॉसान, जो स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, लॉसान में बातचीत शुरू होती है और ट्रीटी ऑफ लॉसान साइन हुई 1923 में नए नए बने देश टर्की के साथ। और इस लॉसान की ट्रीटी में फ्रांस इंग्लैंड ने बोला कि हाँ ठीक है, जो ये सारा एरिया हमने आपसे लिया था ये टर्की देश को दे दिया जाएगा, बस हमारी एक ही शर्त है कि जो स्ट्रेट्स ऑफ बॉस्फोरस और स्ट्रेट्स ऑफ डार्डनेल्स हैं इन्हें ओपन रखा जाए, यहाँ से कोई भी आ जा सकता है, इन्हें आप ब्लॉक नहीं करोगे, क्योंकि हमारा यहाँ से मिलिट्री और व्यापार चलता है, तो इन्हें ब्लॉक नहीं किया जाएगा। तो टर्की ने कहा ओके, इतना सा हम मान सकते हैं। तो इसी के साथ 1923 में टर्की देश की स्थापना होती है, रिपब्लिक ऑफ टर्की। यहाँ पे कोई सुल्तान नहीं है। याद रखना, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के पास ऑप्शन था कि वो खुद सुल्तान बन जाए, उसे कई लोगों ने बोला भी, पार्लियामेंट जो देश नेशनल असेंबली थी जीएनए के लोगों ने बोला कि आप सुल्तान बन जाओ, आप खलीफा बन जाओ, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने कहा नहीं, मैंने अपने ज़िंदगी के 40 सालों में बहुत ही करप्ट सल्तनत का रूल देखा है और अब ये रूल ख़त्म करने का समय आ चुका है। टर्की को नए तरीके से आगे बढ़ना होगा, हमें रिफॉर्म्स लाने होंगे, हमें टर्की को एक सेक्युलर देश बनाना होगा। तो यहाँ पे कोई भी ना खलीफा होगा ना कोई सुल्तान होगा, यहाँ पे होगा प्रेसिडेंट, चुनाव होंगे और रेडिकल रिफॉर्म्स लाए गए। अतातुर्क ने देश की तस्वीर बदल के रख दी 20 सालों के अंदर अंदर। अतातुर्क 1923 से 1938 तक देश के प्रेसिडेंट रहे। 38 में इनकी डेथ हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से जस्ट पहले अतातुर्क की डेथ हो गई थी। और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की पॉलिसीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। टर्की को इन्होंने 20 साल में काफ़ी बदला और आज भी टर्की एक रिपब्लिक के रूप में जारी है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के रिफॉर्म्स जो हैं वो आज भी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट अपना छोड़ रहे हैं। हालांकि अब कुछ पार्टीज़ हैं टर्की में जो उसे बदलना चाहती हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे ये बताइए कि टर्की में लास्ट अटेम्प्टेड कू कब हुआ था? टर्की में कुछ साल पहले ही एक कू हुआ था। कू यानी तख्ता पलट की कोशिश है। वो कब हुई थी और किसके खिलाफ हुई थी? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन था? उनका नाम कमेंट्स में बताइए मुझे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी।
आज के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।